दोस्तों, गांव का एक मेहनती लड़का जो कि मेहनत मजदूरी करता था, उसकी बहन का बलात्कार हो जाता है और बलात्कार उसके ही गांव के दबंग लोग करते हैं। वो लड़का पुलिस थाने में जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है, कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता है। रिपोर्ट लिखना तो दूर, उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और उसे वहाँ से डांट के डपट के भगा दिया जाता है। फिर वहाँ से वो लड़का बड़े अधिकारी के पास जाता है, लेकिन उसका वही हाल होता है जो पुलिस थाने में हुआ था, यानी कि वहाँ से भी उसे भगा दिया जाता है। उसे जहाँ भी उम्मीद दिखने नजर आती, वो लड़का वहाँ जाता, अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कसूर उसका सिर्फ यही था, वो गरीब था, लाचार था, मजबूर था, और गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता है। दोस्तों इस जद्दोजहद में 3 महीने का वक्त निकल जाता है। 3 महीने कभी थाने, कभी बड़े साहब के पास, कभी नेता के पास, जहाँ उसको लगा वहाँ जाना चाहिए वहाँ गया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुना। उल्टा उसे डांटा गया, फटकारा गया और मारने की धमकी दी गई और चुप रहने को कहा गया। लेकिन वो लड़का हार मानने वाला में से नहीं था। जब दोस्तों वो सब जगह से थक जाता, हार जाता है, वो खुद में अपने आप में फैसला करता है कि मैं अब खुद इंसाफ करूंगा और बहन के बलात्कारी को सजा दूंगा। और दोस्तों वो बन जाता है डाकू, और ऐसा खतरनाक डाकू जिसके नाम सुन के पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते थे, पुलिस को पसीना आ जाता था। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा एनकाउंटर कहानी सुनाऊंगा जो सुनकर आपका भी दिल कहेगा वाह। एक तरफ अकेला शख्स, दूसरी तरफ सैकड़ों पुलिस के ऑफिसर्स लाउड स्पीकर पर चिल्ला रहे थे, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। एक पुलिस वाला चिल्ला रहा था, बच के कब तक भागोगे साले, मार दूंगा। अभी जवाब आता है धाएं, और एक पुलिस वाले के सिर के परकच्चे उड़ जाते हैं और शहीद हो जाता है। दोस्तों ये अपराधी शौक से अपराधी नहीं बना था, डकैत नहीं बना था, अपने बहन का बलात्कारी से बदला लेने के लिए बंदूक उठाई थी। उसके सीने में बदले की आग जल रही थी। पहली बार इतिहास में पुलिस को किसी अपराधी से निपटने के लिए इतनी जोर और मशक्कत करनी पड़ी थी। 52 घंटे अकेला शख्स 400 पुलिस वाले को रोक के रखता है। कई पुलिस वाले शहीद होते हैं। मीडिया कर्मी भी इस एनकाउंटर का लाइव दिखा रहे थे। पहली बार जनता देख रही थी कि डकैत और पुलिस में मुठभेड़ कैसे होता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या पुलिस उसे पकड़ पाई? क्या उसने सरेंडर किया या पुलिस ने उसे मार गिराया? दोस्तों इस कहानी में आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते जाएंगे, और इतने ट्विस्ट आएंगे दोस्तों, सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। अकेला व्यक्ति कैसे 400 पुलिस वाले को नानी दादी याद दिला देता है, और ये भी याद दिला देता है किसी गरीब के साथ, किसी मजबूर के साथ नाइंसाफी करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी गरीब के दिल में न्याय पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए तूफान उठता है ना दोस्तों, वो बदले का तूफान होता है और अच्छों को उड़ा देता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कहानी को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। दोस्तों ये वाकया 2003 का है, जब घनश्याम केवट नाम का एक लड़का अपने खेतों में मेहनत मजदूरी किया करता था और मेहनत मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट पाला करता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में तूफान तब आता है, उसकी ज़िंदगी बदल तब जाती है जब उसकी बहन का उसके गांव के रहने वाले दबंग व्यक्ति बलात्कार कर देते हैं, और वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए पुलिस थाना जाता है। पुलिस वाले FIR दर्ज करने के बदले उसे धक्के मार के भगा देते हैं, उसे जलील करते हैं, उसे बेइज्जत करते हैं। दोस्तों पुलिस थाने से बेइज्जत होकर वो बड़े अधिकारी, बड़े ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन वही जवाब, वही सलूक, वहाँ भी उसे बेइज्जत किया जाता है और चुप रहने को बोला जाता है। लेकिन लड़का हार नहीं मानता है। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी, क्योंकि उसकी बहन का मामला था। इस जद्दोजहद में 3 महीने का वक्त गुजर चुका था। अब उसे धमकियां मिलने लगी थी कि ज़्यादा उछल कूद करोगे तो मारे जाओगे। दोस्तों उसके दिल में आग जो जल रही थी, अब वो बवंडर का रूप ले चुका था। अब वो खुद से फैसला करता है कि मैं अब खुद इंसाफ करूंगा। तभी दोस्तों उस बिहड़ के इलाके में, चंबल के इलाके में शंकर केवट नामक डकैत का दबदबा चल रहा था, और घनश्याम केवट भी शंकर केवट के गिरोह में शामिल हो जाता है और बंदूक उठा लेता है अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। दोस्तों कुछ समय तो उसे सीखने और समझने में लग जाते हैं कि बिगड़ की दुनिया चलती कैसे है, बंदूक चलाया कैसे जाता है, बचा कैसे जाता है, घोड़े की सवारी कैसे की जाती है। जब साल भर में वो ट्रेंड हो जाता है, बिल्कुल ट्रेंड हो जाता है, और एक अच्छा खासा बढ़िया हिम्मतवर डकैत बन जाता है, तो अपने सरदार शंकर केवट को बोलता है कि दादा मुझे अपनी बहन का बलात्कार का बदला लेना है। और शंकर केवट के इशारे पर पूरा गिरोह घनश्याम केवट के साथ चलता है और आ जाता है वो अपने गाँव, जहाँ उसका बहन का बलात्कार हुआ था। लेकिन आज वो लड़का पहले वाला लड़का नहीं था, मजबूर लड़का नहीं था, कमज़ोर लड़का नहीं था।
आज वो डकैत था, उसके साथ गिरोह था, वो एक संगठन थी, एक मजबूती थी। पूरे गांव वाले को ललकार के बोलता है कि गांव वाले बाहर आ जाओ, और उसके साथी उसके इशारे पर उसके बहन के बलात्कारी को घसीट के गांव वाले के सामने लाते हैं। दोस्तों वो घनश्याम के भट्ट को देखते ही उसके पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन घनश्याम के भट्ट उसे माफ़ नहीं करता है और गांव वाले के सामने उसे गोली मार देता है। और गांव में ये ऐलान कर जाता है कि कोई भी गरीब मजबूर को सताएगा उसका हर्ष यही होगा। गांव वाले अंदर अंदर काफ़ी खुश होते हैं कि चलो कोई उनका मसीहा बन के आया है। दोस्तों वक्त आता है 2005 का। शंकर के भट्ट एक मुठभेड़ में मारा जाता है। शंकर के भट्ट के मरने के बाद उस गिरोह का सरदार बन जाता है घनश्याम के भट्ट। उसके बाद शुरू होता है आतंक का नंगा नाच, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों ये घनश्याम के भट्ट पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। अब चारों तरफ से दबाव आने लगता है, सरकार का भी दबाव आने लगता है कि घनश्याम के भट्ट का कुछ करो, उसे मार गिराओ, उसे पकड़ लो, चाहे जैसे भी हो उसका आतंक समाप्त करो। लेकिन घनश्याम के भट्ट इतना आसान से पुलिस के हाथ में आने वाला नहीं था। दोस्तों परेशान होकर पुलिस और सरकार उसके ऊपर 50,000 के नाम रखती है। दोस्तों 2005 में 50,000 की कीमत बहुत थी। अब घनश्याम के भट्ट एक इनामी डकैत बन चुका था, उसका खौफ था। और दोस्तों ये खौफ, ये आतंक 4 साल तक चली। जितने भी बड़े बड़े लोग थे, दबंग लोग थे जो गरीबों पर अत्याचार करते थे, उनकी तो सामत आ गई थी। किसी भी गांव से कहीं से भी खबर मिलती थी कि किसी ने गरीब को सताया, घनश्याम वहाँ हाजिर और सीधे गोली मार दी जाती थी। कोई सुनवाई नहीं। अब गांव के जो दबंग लोग थे वो डरने लगे थे। अब कहा जाए तो घनश्याम के भट्ट डकैत तो था, पुलिस के लिए सिरदर्द तो था, लेकिन गरीबों के लिए मसीहा था। लेकिन दोस्तों कानून अपने हिसाब से काम करती है। पुलिस ने भी कई मुखबिर लगाए कि घनश्याम के भट्ट का टोह में। दोस्तों अब वो वक्त आता है 16 जून 2009, एक मुखबिर खबर देता है पुलिस को, घनश्याम के भट्ट चित्रकूट जिले के जमोली गांव में छिपा हुआ है। फिर क्या था दोस्तों, वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। कई गाड़ियां सायरन बजाते हुए पूरे जमोली गांव को घेर लेती है। जब उस गांव का मुआयना किया जाता है, उस गांव में पूरे मिट्टी के मकान थे, फूस के छप्पर वाले। पूरे गांव में सिर्फ एकलौता मकान था जो कि 2 मंजिला था और पक्का का बना हुआ था। अब पुलिस चारों तरफ से गांव को घेर चुकी थी और लाउड स्पीकर पर अनाउंस करना शुरू कर दी थी कि घनश्याम के भट्ट तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अच्छा होगा तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। अब दोस्तों घनश्याम के भट्ट सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। दोस्तों कैसे भी करके वो गांव के 2 मंजिला मकान तक पहुंच जाता है और मकान मालिक को बंदूक के दम पर मकान खाली करवाता है। बोलता है यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और घर को अंदर से बंद कर लेता है। अब फटाफट दौड़कर वो छत पर जाता है। अब छत पर जाने के बाद वहाँ से पूरा गाँव को देख सकता था। पूरे पुलिस वाले उसके निशाने पर थे। वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है और मुठभेड़ के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। ना उसके पास खाना था, ना कोई व्यवस्था थी, महज एक बंदूक, सिर्फ एक बंदूक थी और कुछ गोलियां थी उसके पास, और एक पानी था पीने वाला। तभी दोस्तों लाउड स्पीकर पर दोबारा आवाज़ गूंजती है, घनश्याम के भट्ट अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। दूसरा पुलिस वाला चिखता है, साले बचकर कब तक रहोगे, कहाँ जाओगे। तभी दोस्तों घनश्याम के भट्ट की तरफ से जवाब आता है, धाएं, और वो गाली देने वाले पुलिस वाले की सिर के परकच्चे उड़ जाते हैं, वो शहीद हो जाता है। अब दोस्तों पुलिस वाले की तरफ से भी गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे पुलिस वाले को लगने लगा था कि ये मुठभेड़ आसान नहीं है और पुलिस वाले की संख्या कम है। वो आला अधिकारी को बताते हैं कि घनश्याम के भट्ट घेरा गया है और पुलिस बल की आवश्यकता है। और दोस्तों उस जिले के साथ साथ दूसरे जिले के भी पुलिस बल वहाँ जाती है और लगभग 400 पुलिस वाले वहाँ आ चुके थे। लेकिन 400 पुलिस वाले को घनश्याम के भट्ट ने अकेला रोक रखा था। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। जब भी कोई पुलिस वाला हिम्मत दिखाने की कोशिश करता, बहादुरी दिखाने की कोशिश करता, धाएं, और वो शहीद हो जाता। दोस्तों बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ पहुँच चुके थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे पकड़ा जाए। तभी एक ऑफिसर का ध्यान जाता है, उस 2 मंजिला मकान के बगल में जितने भी थे सब कच्चे मकान थे, झोपड़ी थे, और जून का महीना था, बेहिसाब गर्मी पड़ रही थी। उन झोपड़ी को खाली कराया जाता है, उसमें आग लगा दिया जाता है ताकि गर्मी से बेदम होके घनश्याम के भट्ट अपने आप को समर्पण कर दे। लेकिन दोस्तों इतनी असहनीय गर्मी सहने के बाद भी वो बिल्कुल सरेंडर के मूड में नहीं था। अब पुलिस वाले बिल्कुल नाकाम हो चुके थे। अब बड़े बड़े अधिकारी पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। ये खबर पूरे लखनऊ में फैल गया था, पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया था। मीडिया इसे लाइव दिखाना शुरू कर दी थी। पहली बार पब्लिक देख रही थी पुलिस और डाकू मुठभेड़ होती कैसे है। तब तक कई पुलिस वाले शहीद हो चुके थे। अब दोस्तों एसटीएफ को बुला लिया गया था, लेकिन एसटीएफ आने के बाद भी कुछ भी नहीं उखाड़ पा रही थी। पुलिस वाले ये सोच रहे थे वो भूखा प्यासा कब तक रहेगा, सरेंडर कर देगा। लेकिन दोस्तों 52 घंटा बीत चुका था,
भूखा प्यासा सिर्फ पानी के भरोसे और एक राइफल और गिनती के कारतूस के भरोसे वो 52 घंटा पुलिस को हिला कर रखा था। दोस्तों ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था। दोस्तों उस समय लखनऊ के डीजीपी विक्रम सिंह थे। विक्रम सिंह इस खबर का पल पल का रिपोर्ट ले रहे थे और इलाहाबाद जोन के आईजी सूर्य कुमार शुक्ला और एडीजी ब्रिजलाल साहब दोनों मौके पर पहुंच चुके थे। रणनीति बनाई जा रही थी, तो इन सभी रणनीति को घनश्याम फैल कर देता था। पुलिस वाले इस मुठभेड़ को जल्दी समाप्त करना चाहते थे क्योंकि प्रेशर ऊपर से आ रहा था और उन्हें शर्म भी महसूस हो रही थी कि एक डकैत 400 पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन घनश्याम केवट टस से मस नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों घनश्याम केवट की जिंदगी पर भी अब अंधेरा मंडराने लगा था। 52 घंटे का वक्त बीत चुका था और घनश्याम केवट के पास गोलियां खत्म हो रही थी। जैसे जैसे एक एक गोली कम होते जा रही थी, घनश्याम केवट की जिंदगी के भी दिन कम होते जा रहे थे। और दोस्तों वो वक्त भी आया जब घनश्याम केवट के पास गोलियां खत्म हो गई, फिर भी उस माइकल लाल ने सरेंडर नहीं किया और अपनी जिंदगी का आखिरी दांव खेला। उस 2 मंजिला मकान के ऊपर से ही वो जंगल की तरफ छलांग लगा दिया और जंगल में भागने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस वाले ने चारों तरफ से उसे घेर रखा है। कई किलोमीटर तक पुलिस वाले हैं। तभी एक पुलिस वाला चिल्लाया, देखो देखो वो भाग रहा है। और उसी के साथ ही चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा दोस्तों। लेकिन जवाब में शंकर केवट की तरफ से कोई गोली नहीं चली। अब थोड़ी देर बाद बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था। अब सब कुछ शांत हो चुका था। 52 घंटे तक जिसने पूरी पुलिस फोर्स को हिला कर रख दिया था, झकझोर कर रख दिया था, अब उसकी कहानी समाप्त हो गई थी। अब घनश्याम केवट इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जिस तरह उस जिगर वाले डकैत ने 52 घंटे तक 400 पुलिस वाले के सामने डटा रहा और घुटने नहीं टेके, समर्पण नहीं किया, एक कहानी आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं? क्या घनश्याम केवट सिर्फ एक खूंखार डाकू था या इंसाफ का मारा हुआ, इंसाफ ना मिलने के कारण सताया हुआ एक बागी था? अगर पुलिस वाले उसे पहले इंसाफ दे देते तो वो डकैत नहीं बनता। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस कहानी पर? कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर दीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।